नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एक खास मुलाकात प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो लेखन, कला और समाज सेवा में वर्षों से लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्री विजय भोला जी की। दोस्तों, विजय भोला जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और वर्षों से रंगमंच और समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री विजय भोला जी से उनके दृढ़ निश्चयों और उनके कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री विजय भोला जी से। विजय भोला जी, नमस्कार। आपका हमारे इस एक मुलाकात प्रोग्राम में स्वागत है और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके पिताजी के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपका कहां से आप बिलोंग करते हैं। सर्वप्रथम तो ईश्वर जी नमस्कार तो कबूल लीजिए। नमस्कार सर। आपने तो नमस्कार करते ही इतने सारे गोलियां दाग दी, गोले दाग दिए तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि सद्भावना भी इसके चैनल के माध्यम से आपने मुझे साक्षात्कार करने के लिए चुना। हालांकि मैं योग्य तो नहीं हूँ, पता नहीं आप क्यों चुना हैं, आप कैसी और मेरा नाम विजय भोला है, मेरी पैदाइश मेरठ की है, लेकिन हमारी फैमिली बिलोंग करती है पेशावर को। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री दिलीप चंद भोला जी, माँ का नाम स्वर्गीय श्रीमती राजफेम भोला जी। हम 5 भाई 1 बहन। अच्छा। और जिनमें से अब हमारे 2 भाई तो मेरे नहीं रहे, बाकी हम 3 भाई 1 बहन हैं। और फैमिली हमारी पेशावर से बिलोंग करती है। पार्टीशन के टाइम यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, पार्टीशन के समय जी यहाँ पर आए। हमारे फादर वगैरह 47 में आ गए थे, तो वो कैंप में रहे, फिर कहाँ रहे, बहुत कष्ट के लिए लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है। कैंप में रहे थे आकर। हाँ, लंबी दास्तान है। मेरा जन्म 1954 में हुआ, 10 जून 1954 को हुआ, मेरठ में ही हुआ जी। बहुत अच्छी बात है। और मैं मेरठ का जो पुराना इलाका है लाला बाजार का, बेसिकली 40 साल वहीं बीते। अच्छा, जिसे शहर कहते हैं मेरठ का। जी हाँ, जब मेरठ शहर, और जो असली शहर है यहाँ सभी रंग हैं, सभी समाज हैं, सभी धर्म हैं, सभी के साथ मेरा उठना बैठना रहा। ये तो मेरा जीवन रहा। अच्छा, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? और मेरी शिक्षा मेरठ से ही हुई, और बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा तो उस वक्त तो प्री नर्सरी कुछ होता नहीं था। तो वही ठठेरवाड़ा के पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ के और टाट पे बैठ के और 32 से अच्छा, सरकंडे की कलम बना के लिखने से स्टार्ट हुई। उस वक्त इंग्लिश मीडियम होता था 6 क्लास से। जी। तो 6 क्लास में ABCD सीखी। आजकल तो बच्चा स्कूल जाने से पहले अंग्रेजी बोलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे चेंज आ चुका है, वो काफी चेंज आ चुका है। हाँ, लेकिन बचपन हमारा ऐसा था। उसके बाद फिर हमने 6वीं तक, 7वीं तक तो हमने मिशन स्कूल ठठेरवाड़ा से पढ़ाए। क्योंकि 8th में फिर, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो CAB में एडमिशन लिया 1968 में। फिर वहाँ से ही मेरा इंटर तक हुआ। उसके बाद में 75 से 77 ग्रेजुएशन मेड कॉलेज से हुआ, आर्ट साइड से। तो उसमें मेरा इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा। 77 के बाद मैं मेडिसिन लाइन में आ गया। अच्छा। ये रहा। बचपन से बस मैं ज़रा सा स्टेज से जुड़ा, कई सारी चीज़ें हैं। हाँ, नहीं, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है आपको स्टेज पर, स्टेज प्रोग्राम से मैंने आपके देखे हैं। तो आपका कैसे इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, स्टेज प्रोग्राम में या अभिनय में? किसे आप, मतलब शुरू से बचपन से ही आपका रुझान था इस तरफ? हाँ, मेरा बचपन से रुझान था। और ऐसे हुआ कि जिस स्कूल में पढ़ता था, वो आज हम देखते सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वो ये स्कूल नहीं होता था। मिशन के 3 स्कूल होते थे, सदर, अंडरकोट, ठठेरवाड़ा। उनकी प्रिंसिपल का घर होता था। अच्छा। और क्योंकि को एजुकेशन वहाँ पे 5th तक अलाउड थी, तो जो फंक्शन होते थे, एनुअल फंक्शन, उसमें मेल रोल मैं ही किया करता था। लीड रोल आपका होता था। और बचपन से कभी मेरी वो हिच कभी नहीं रही, खत्म हो गई। फिर मैं इप्टा से जुड़ा 64 से। अच्छा। जब मैं 10 साल का था तब 64 से मैं इप्टा से जुड़ा। बहुत स्टेज शो किए, बाहर गए, टूर्नामेंट में गए, यहाँ 7-7 दिन के प्ले कराए। अच्छा। तो वो रुझान एक ऐसा रहा कि काफी समय तक फिर वो आपका। उसके बाद फिर मेरा कोई टीवी पे एक सीरियल भी आया। फिर गलती से मैं एक
फिल्म भी कराया। हाँ, मैंने उसी सीरियल की बात करी है क्योंकि मैंने वो देखा है, तो मैं उसी सीरियल के क्योंकि मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन वो सीरियल मैंने देखा है, इसलिए मुझे मैंने सीरियल को देखा, बड़े काफ़ी जितना मुझे क्लिप दिखाई दी मैंने देखा कि आपके अंदर बहुत अच्छा अभिनय, एक अभिनय कलाकार है बहुत अच्छा आपके अंदर। नहीं, हुआ यूँ कि एक श्री पांडुरंग शर्मा थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, भौतिक रूप से नहीं है। उन्होंने एक राजधानी अवार्ड किया था जो मुझे दिया, और वो उस दिन दिया कि जिस दिन इस शहर में विक्टोरिया पार्क कांड हुआ था। मुझे लगता है भगवान ने मेरे को बचाया उस अवार्ड के जरिए, इसलिए मैं हमेशा याद करता हूँ कि उस दिन जिस दिन ये अग्निकांड हुआ, मुझे और मेरे दोस्त को, आप जाने वाले थे वहाँ पर? जाने वाले थे हम, जाना था, तो मुझे उनका फ़ोन आ गया कि एक दिन पहले 9 अप्रैल को कि कल अवार्ड देना, आपको आना है ज़रूर। मैंने को मैंने कहा बोले नहीं आपको आना। तो मैंने अपने मित्र से भी कहा, मैं कहा चलो यार अवार्ड मिल रहा है, चलते हैं, आप यहीं क्या करोगे। जब हमको अवार्ड मिल चुका, उसके बाद में टीवी पे देखा जो एक विभत्स कांड था, दुर्भाग्यपूर्ण शहर की घटना है जो अभी भी याद करें तो आंख से आंसू आ जाते हैं। खतरनाक, तो वो जो है बहुत जहाँ दुखद है, तो मुझे भी लगता है कि पता नहीं, शायद होनी तो नियति को जो मंजूर है होना वही है। सही बात है, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ बानक बन जाते हैं कि आदमी को वहीं जाना होता है, जैसे ऊपर वाला निश्चित करता है, आपको वहां नहीं भेजना था उन्हें, तो उन्होंने आपका हाँ, ये विधि का विधान समझना बड़ा मुश्किल है। एक तो इतना विवश कांड, इतने घर बाद मेरे अपने कई लोग गए उसके अंदर, और भगवान ने मुझे इस तरह बचाया। लेकिन उसी अवार्ड के बाद एक सज्जन मेरे पास आए, नरेश चौधरी जी, तो वो बोले मुझे पता लगा कि आप साईं भक्त हैं। मैं कहा हाँ जी, कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहा भक्त हो तो कोशिश कर रहा हूँ। बोले नहीं, मैं एक सीरियल बनाऊंगा तो उसमें केवल साईं भक्तों को ले रहा हूँ। मैं कहा ठीक है जी। मुझे लगा कि मिल गए, इन्होंने कह दिया बहुत इस दुनिया में ऐसे ही होता है, कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। जी जी जी। उसके 5-6 दिन बाद में उनका फ़ोन आया कि आपको आना ऐसे से है, तो वहाँ मैं उससे जुड़ा, महिमा श्री साईं की। तो ये तो शौकिया होगा, सब शौकिया, सब शौकिया है। हाँ, सब शौकिया, कोई पेड नहीं, नहीं शौकिया, सब शौकिया है। सब शौकिया, बहुत अच्छी बात है, आप अभिनय से जुड़े हैं। और भोला जी, आपके जैसे शिक्षा होती है, शिक्षा के बाद नौकरी पेशा या व्यवसाय हुआ, या आप किस किस संस्थान से जुड़े रहे, क्या क्या आप पदों पर कार्य करते रहे, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानना चाहेंगे आपसे। मैं 77 से 88 तक मेरा मेडिसिन का बिजनेस रहा। व्यापार किया आपने? जी, मेरा 77 से 84 तक मेडिसिन का होलसेल का बिजनेस था, काफ़ी लार्ज स्केल पे। हम मेरठ में? हाँ, और फिर 84 से 88 तक मेरा रिटेल काउंटर रहा बेगमपुर पे, काफ़ी बड़ा मेडिकल स्टोर था। लेकिन मैं इस लाइन से जुड़ा रहा, इप्टा जुड़ा रहा, अभिनय की लाइन से जुड़ा रहा, मेरा शौक था, उस समय जुड़ा रहा लगातार। और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन लाइन के अंदर आ गया, वो भी भगवान की कोई नियति थी, आ गया मैं। और फिर उसी दौरान मुझे सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, फिर अवसर मिला के चैनल रन करने का, था वो भी किया मैं 2 साल। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन सा चैनल आपने? वो सुभारती चैनल था। सुभारती का, हाँ, एक चैनल है सुभारती का। वो जितना लिखा होता था वो किया, तो हर चीज़ में ऐसे रहा। फिर मुझे लिखने का भी शौक है, 2 किताबें मेरी आ चुकी हैं। ये तो छुपा हुआ। लेकिन मेरी जो लेखनी है वो अगर आप आम आदमी लिख सकता है तो वो मैं भी लिख सकता हूँ। मेरी कोई प्रोफेशनल कवि शायर वाली नहीं है, एक आम बोलचाल की भाषा की है। बोलचाल की भाषा में आपने, अब वो जो मेरी, फिर मैं जुड़ा रहा भारत व्यापार से जुड़ा रहा, रोटी से जुड़ा, रोटी में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहा, भारत व्यापार से जुड़ा, पंजाबी समाज है आज के समय उसका मैं पैटर्न हूँ। बहुत बढ़िया। मैसोनिक लॉज है उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। बहुत अच्छी बात। लेकिन आध्यात्म में मेरा बहुत रुचि है, तो हमारा साईं मंदिर है पल्लवपुर में, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका मैं मंत्री हूँ। तो मैं अध्यात्म के कार्य में मुझे ज़्यादा रस आता है। और मेरा म्यूज़िक का भी शौक है, तो मैं वो भी कुछ, म्यूज़िक का भी शौक है? हाँ, वो मैं अरेंज करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप आज कुछ आगे आने वाले प्रोग्राम्स ऐसे हैं, कुछ आप बताएं उसके बारे में। हाँ, मैं बताता हूँ। अभी तो पहले मैंने कहा मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, इसमें एक का नाम है हृदयद्वार, उसका नाम भी जो स्वर्गीय वेद प्रकाश शर्मा महान उपन्यासकार देश के थे, वो मेरे बचपन का मित्र था। और अच्छा, 2011 में उसने मेरे को सरप्राइज दिया मेरी किताब के रूप में। इस किताब का टाइटल भी उसने दिया, छापी भी उसने अपनी तरफ से ही, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, हृदयद्वार के नाम से। अच्छा। फिर मेरी कुछ टाइम बाद एक आई अनजानी डगर अनजान मुसाफिर, साहित्य के ऊपर पुस्तकें थी? नहीं, ये तो दोनों पुस्तकें मेरी हैं
कविता शायरी के ऊपर। कविता और लेकिन सबसे पहले हमारे जो परम आदरणीय गुरुदेव थे स्वामी श्री साई सेवक जी महाराज, वो देहावसान कर चुके हैं, लेकिन उनके उपदेशों के कुछ मेरे पास डायरियाँ थी, जी जी। उनका मैंने संकलन किया साईं उपदेश के, सदगुरु उपदेश के नाम से। तो उस किताब का सबसे पहले संकलन किया मैंने। मुझे लगता है कि उन्हीं मेरे गुरु जी का आशीर्वाद था कि उनके प्रवचनों का मैंने संकलन किया, तो मुझे उपहार स्वरूप ये किताब छपी, आपको लिखने की प्रेरणा और मिली। उसका सेकंड एडिशन भी छपा। अच्छा। तो अभी मेरी 2 किताबें और रिश्ते 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 जख्म, वो अंडर पब्लिशिंग है, जी, तो वो चल रही है। वो बहुत तो अच्छी बात है। कोविड की वजह से रुक गया था, जी जी जी। तो ये हुआ। और इसके अलावा कुछ मतलब म्यूजिक या फिल्म से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स अभी आप? नहीं, अभी बस शहर में काफ़ी टाइम से कुछ हुआ नहीं। हमारे परम आदरणीय परम मित्र हैं ज्ञान दीक्षित जी, उनका एक फिल्म मीडिया अवार्ड होता है। तो जी हाँ, ज्ञान दीक्षित जी को कौन नहीं जानता, हाँ, फोटोग्राफर हैं। जी जी। जी जी। तो 20 अप्रैल को एक प्राइड ऑफ मेरठ अवार्ड के नाम से, वो फिल्म मीडिया अवार्ड के अंतर्गत उसको करने जा रहे हैं, होटल डी रोज में होगा। डी रोज में। उसमें बॉम्बे से मनहर उदास जी आ रहे हैं, जो हमारे, जिनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे और चीफ गेस्ट होंगे। बहुत बढ़िया। और सलीम राजा और जीनत बानो मशहूर कव्वाल हैं, जी, वो जी, दोनों जी। पहले 2-2.5 घंटे का कव्वाली का बहुत प्रोग्राम बढ़िया, होगा। बहुत बढ़िया। हम भी कोशिश करेंगे उसमें आने की। जी, आप आइए, जरूर आइए। हाँ जी, पूरे शहर के जितने लोग हैं सब आमंत्रित हैं। तो उसके बहुत लिए अच्छी बात है। फिर 2 से 4 वो होगा, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और बीच बीच में कुछ कल्चर प्रोग्राम सरप्राइज वाले वो होंगे। जी जी जी। इस तरह 2 से रात के 8 बजे तक का प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि मैं साईं को बहुत मानता हूँ, सभी को मानता हूँ, लेकिन आपने नाम सुना होगा जो रामन सागर की साईं सीरियल आया था। हाँ, बहुत मेरे फेमस हुआ था। जी। सबसे पहला साईं का उसमें सीरियल जो मुकुल नाग थे, वो मेरे बचपन के सहपाठी हैं, साथ ही है। तो उन्होंने जो एक साईं की सबसे बड़ी पुस्तक है साईं सच्चरित्र, उसका नाट्य रूपांतरण किया है। अच्छा। तो वो 4 जनवरी 2025 को अभी केवल टेंटली तय हुआ है, डेट फिक्स हुई है, उनसे सब कुछ तय हो गया है। अभी स्थान तय नहीं हुआ, रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन तो उसका मतलब रूपांतरण होगा? हाँ, वो नाट्य के रूप में होगा। 1.5 से 2 घंटे का वो नाट्य, पूरी बॉम्बे से टीम आएगी। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी वो कम बात से कम 10-12 लोगों की टीम होगी जो उसको प्ले करेगी। जी जी जी। और साउंड एंड लाइट का इफेक्ट होगा उसमें। अच्छा, मतलब एक लाइव लाइव शो होगा, और यादगार होगा, इस शहर के लिए देन होगा। तो ये कब आपने बताया, कब होगा ये 4 जनवरी 2025। अच्छा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साईं भक्त हैं, खास तौर वैसे तो सभी को जो भी इंटरेस्टेड हुआ है, लेकिन मैं साईं भक्त जितने भी हैं शहर के, मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं अपना भी नंबर दूंगा, कृपया वो मुझसे संपर्क करें। मैं चाहता हूं कि उसमें किसी को मैं इन्विटेशन दिए बिना ना रहूं। बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम भी अपने चैनल के दर्शकों को बात करेंगे जी, कि वो जी, जितना हो जी, सके उस हाँ, प्रोग्राम में जी। शामिल हों। जो भी जुड़ना चाहे, आना चाहे, जो भी उसका मैं जुड़ना चाहें, स्वागत आपके करूंगा। साथ जुड़ना चाहें, प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहें, या साईं के साथ जुड़ना जी, चाहें, उनका स्वागत है। जी। और भोला जी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल के वातावरण में और पुराने वातावरण में आप कुछ अंतर, मैं आज की पीढ़ी को कुछ मतलब परिवर्तन आपको महसूस होता है कि आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में कुछ युवाओं में परिवर्तन आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था? कुछ मैं आपको शॉर्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। जो आप आज के ज़माने में पुरानी पीढ़ी कह रहे हैं ना, तो आप इसको डिफाइन कर लिए कि पहले था सतयुग, आज है कलयुग। मैं सतयुग कलयुग को केवल एक शब्द में परिभाषित, जो मेरे दिमाग में है, वो मैं आपके समझ रख रहा हूँ। सतयुग में इंसान था संवेदनशील, और आज हो गया संवेदनहीन। आपने तो आज की तारीख में जो भी इंसान संवेदनशील है, वो भी आज सतयुगी है, सतयुगी आदमी है। सही बात। तो मैं बस आज की जो भी युवा पीढ़ी है या किशोर पीढ़ी है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश में देना चाहता हूँ कि जैसे ना हमारे ज़माने में, मैं आज आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ रियल। हम ऐसा बचपन में हमें 4 बजे उठना होता था, बिल्कुल, और हमें फादर पे हाथ लगा के नहीं उठाया, वो एक भजन गाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई रहें कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम 4 बजे उठते थे, फिर हम दौड़ लगाने जाते थे, दौड़ लगा के आते थे, तेल की मालिश करते थे, फिर मैं नहा धो के हमें गीता रामायण में से एक का पाठ करना होता था। बहुत अच्छी बात। हम चाहे एक अध्याय पढ़े चाहे एक श्लोक पढ़े, बस शर्त एक थी कि आपको जोर से बोल के पढ़ना, मनी पर। अच्छा। उसके बाद हमको दूध चाय नाश्ता मिलता था। तो मेरी आज की
उसी से हमारे संस्कार बने कि मैं आज हर धर्म का, हर संप्रदाय का आदर करता हूँ, सम्मान दिनचर्या में करता हूँ। आपके जीवन में शामिल हो चुका है वो, बहुत अच्छा शामिल है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से, हर किसी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस भी धर्म संप्रदाय से हो वो, उनका कोई भी हो, आप सुबह उठ के उसका मनन चिंतन जरूर कीजिए आप, और उसके सिखाए हुए उसूलों पर चले। जैसे कि सनातन के अंदर गीता से बड़ा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में मैं जो आपके जुड़ा हुआ हूं, एक मुख्य रूप से विश्व गीता संस्थान बीएड है, उसका मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। विश्व गीता संस्थान, उसका मकसद है घर घर गीता, हर घर गीता। हमारा मानना है कि अगर गीता पढ़ेंगे आप तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। जो आज हनन हो रहा है वो संस्कारों का हनन हो रहा है। जी जी। आपको ध्यान हो, हम तो अपने ज़माने में या युवा पीढ़ी के आज भी लोग हैं, मैंने देखा बचपन में सुबह उठते ही हमें माँ बाप के पैर छूते थे, हम कोई कहता नहीं तो हम छूते थे। आज का माहौल इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको। जी 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 जी। तो बड़ा फर्क है। आप अपने संप्रदाय की चीज़ों का मनन चिंतन जरूर करें, उसका अध्यात्म को अपने जीवन में थोड़ा बहुत जरूर रखें, अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन रखिए जरूर आप। बहुत अच्छी बात बताई भोला जी आपने। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े रहे हैं, तो आज की पढ़ाई में, आज के शिक्षा में और पुरानी शिक्षा में कुछ परिवर्तन है, या शिक्षा वैसी ही है जैसे पहले थी, आज भी वैसे ही है शिक्षा का स्तर जो है, उसके बारे में शिक्षा का स्तर तो वो हो ही नहीं सकता। रीजन, उसका कारण, पुराने ज़माने में आपको तो पता नहीं, अगर हमारे ज़माने में तो अगर बच्चे को टीचर ने मार दिया, कुछ कर दिया तो कुछ बोल नहीं सकता था, कर नहीं सकता था, कहीं वो नहीं होता था। नहीं, हमारे टाइम में भी था, है ना। तो उस वक्त तो डंडे से पीट दिया, कुछ कर दिया, कान पे लगा दिया, कुछ मतलब बच्चा घर आके बता के घर बताऊंगा तो मुझे घर से 4 डंडे पड़ेंगे। पड़ोस में किसी बड़े बुजुर्ग ने अगर किसी की गलती करी, उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, घर आके नहीं बताता कि 2 पड़ेंगे, बेटा गलती तेरी होगी। आज आप अपने बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। आज का टीचर जब अपने स्टूडेंट को कुछ कह ही नहीं सकता, ऊंचा बोल नहीं सकता, डांट नहीं सकता, डपट नहीं सकता, उसे ये नहीं कह सकता कि तुम ये क्यों किया, तो उस तरह कैसे रह जाएगा। सबसे बड़ा बेसिक फर्क तो ये है। जी जी। और दूसरा भी, जो आज की तारीख में जो वैसायीकरण हो चुका है शिक्षा का, जो चीज़ें पहले नोबल प्रोफेशन थे वो आज प्रोफेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं, केवल टोटल व्यावसायिक हो चुके हैं, तो उस तरह तो वो नहीं रह सकता। दोनों बातें हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए दोषी दोनों ही हैं। जी 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 जी, ठीक कहा आपने। अच्छा भोला जी, आप अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं और शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, कभी राजनीति की तरफ भी आपका रुझान रहा है? ना 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 ना, राजनीति में नहीं रहा आपका रुझान? नहीं। देखिए ऐसा है, आज की तारीख में सबको अपने अधिकार पता है, वो अधिकार पाना भी चाहते हैं। जी। कर्तव्य भी सबको पता है, बस कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। जी जी जी, ये सही बात कही आपने, और सबके लिए लागू होती है। अधिकार सबको चाहिए, कर्तव्य पता सबको है, लेकिन निभाना नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा। और यहीं पर चूक होती है सारी। और जिसका साज उसी को साजे, दूजा करे तो उल्लू बाजे। बिल्कुल। टेम्परामेंट है। और जो आज की राजनीति है, आप उधर पुराने जमाने में तो नेताओं को पार्टियां पकड़ती थी, मोटिवेट करती थी, अपने पास से पैसा खर्च भी नहीं होता था कुछ भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। असूलों कुछ एथिक्स थे। आज के एथिक्स तो चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने भोला जी, सही बात कही आपने बहुत पते की बात बताई। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हर व्यक्ति राजनीतिक है, लेकिन अगर आप केवल अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं सही, बिना पैसे लिए, बिना कोई ब्राइब लिए, ईमानदारी से जो आपके दिल की आवाज़ का उसके आधार पर मतदान कर दें, इससे बड़ा आपका राजनीतिक कर्तव्य कुछ नहीं हो सकता। हम सबको इस कर्तव्य निभाना चाहिए। उसकी इसी की वजह है, जो आज होता क्या है, मतदान पड़ा, 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन घूमने चले गए। जी जी जी, सही कहा आपने। सही कैंडिडेट को अगर चुन के हम नहीं लाएंगे तो हमारी स्थिति और खराब होंगी, खराब हो जाएगी स्थितियाँ। सही कहा आपने भोला जी, बहुत पते की बात बताई आपने, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और तो भोला जी, आप एक बात और बताइए, अब आपका क्या कर्म रहता है? मतलब अपना परिवार में रहते हैं, ज़्यादा समय परिवार को देते हैं, या अपना अभी भी कोई एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं आप दिन भर? देखिए, गृहस्थ जीवन जो है ना, संन्यास गृहस्थ में यही है कि गृहस्थ जीवन जो सामंजस्य है, सामंजस्य बना, सामंजस्य का नाम ही गृहस्थ जीवन है। जी 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 जी।
केवल एक ही ढर्रे पे चलना नहीं है। हर चीज में जो सामंजस्य बिठा ले वही अच्छा सुखी गृह जीवन है। बिल्कुल। तो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठ के अपना ध्यान जो करना होता है वो करता हूँ। मेरे को सुबह उठ के करता हूँ। मेरे को सुबह उठ के 1.5-2 घंटे प्रकृति में रहना अच्छा लगता है। मेरे को जैसे बाहर अगर आप मेरे अवलोकन करें तो अच्छा चिड़ियों का आज तो मेरे यहाँ 100 के लगभग गौरैया हैं। अरे वाह। और हाँ नहीं, मैंने देखा अभी बहुत काफी सुंदर आपका लॉन भी देखा मैंने, और आपके आसपास का जो कॉलोनी का परिदृश्य है वो भी बहुत सुंदर है। बाहर 100 ज्यादा गौरैया हैं, इंडियन सिल्वर छोटी छोटी चिड़िया हैं, गिलहरी हैं, घुग्गी कम से कम 20-25 हैं। मैं सुबह उठ के 1.5-2 घंटे में लगाता हूँ। इनके मैंने तरह तरह के पॉट रखे हुए, उनमें दाना डालता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ। सुंदर आवाज, मधुर आवाज सुनते हैं। और उनके सब पानी के बर्तन धोता हूँ। मुझे 1-1.5 घंटा लगता है इस काम को। वो करता हूँ, थोड़ा सा पौधों में पानी देता हूँ, फिर पोर्च में बैठ के बाहर में अपना अखबार पढ़ता हूँ चाय के साथ। उनकी आवाज आती है, प्रकृति हमें प्रकृति में रहता है और प्रकृति को भी हमें देना चाहिए। फिर समाज से कई कामों से जुड़ा हूँ, समाज के कामों में रहता हूँ, समाज सेवा में लगे रहते हैं आप। जी, उसमें लगे रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कार्य है। देखिए मेरा मानना है कि ईश्वर ने सबका कार्य करना है जी। अगर वो मुझे माध्यम बना रहा है तो थैंक्स गॉड। बिल्कुल थैंक्स टू गॉड, करना चाहिए। वो माध्यम करने वाला तो वही है। हाँ जी, करने वाला वही है, कराने वाला ये सोचे कि मैंने किसी का काम कर दिया तो उससे बड़ा तो बिल्कुल बेवकूफ़ी कुछ नहीं, गलतफहमी कुछ नहीं है। बिल्कुल भोला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर और आपसे बात करके। इन फ्यूचर हम भविष्य में भी आपसे फिर मुलाकात करेंगे और अच्छी अच्छी बातें आपसे करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं एक बार पुनः बस सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि 26 अप्रैल को आप मतदान जरूर करिए। सबसे पहले उठते ही सुबह देखिए, वरना दिन में आप कहेंगे गर्मी हो गई, ये हो गया वो हो गया। सुबह उठते जाइए, मतदान करके आइए और उसके बाद अपना पूरा दिन एंजॉय कीजिए आप। ये मैं एक बार फिर निवेदन के साथ, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सद्भावना वीर चैनल का, खास तौर से शरद जी का, कि आपने इस लायक समझा और आज आपने आके, हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूँ लेकिन आपने फिर भी कहा, तो मैं आपकी भावना को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भोला जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आप इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।